हाँ रिकॉर्डिंग करके वीडियो भेजना है ना। नहीं तो अभी ज्वाइन तो हो जाए सर। नहीं करे ज्वाइन करो, वो रिकॉर्ड पे चालू कर दें। जितने लोग जितने लोग ज्वाइन के लिए स्टार्ट करो। अपन चेक कर लो कौन कौन ज्वाइन हो गया। 12 दिखा रहे हैं कि अभी 2 लोग आ रहे हैं। 12 में तो एक जेपी सर हो गए। कैंडिडेट उनको दिखाता है ना ज्वाइन करने का, पता चला किसका शूट है। नाम निशान बताते हैं। हाँ देखो नगर सर आए नहीं अभी नहीं आया। और नंदनी बात में आ सर बीएस अभी ये 3 नहीं हुए हैं ज्वाइन। नहीं एडमिट तो मैं कर रहा हूँ अभी। अमित कुमार रह गया है। अमित कुमार की कोई रिक्वेस्ट नहीं है, फिर से भेज दे। टाइमिंग उसको तो नहीं करना। और इसकी भी नहीं। आनंद भटनागर। हाँ आनंद शंकर आदर्श और जुनैद अख्तर। सुनंदा तिवारी। हेलो नंदिनी पाठक। हो गया। नंदिनी पाठक। तो अमित कुमार रह गया, मैडम बाकी सब ऑन करो। तो ऑन ही कर। आनंद शंकर नंदिनी स्टार्ट करेंगे। मास्क हटा दो। कहाँ है? अमित कुमार को और देख लेना बस। चलो हेलो हेलो सतराम डॉक्टर जेपी श्रीवास्तव। सारे कैंडिडेट से इसमें भटनागर साहब चेक किया? अभी तो शुरू करे हैं, अभी ये एक वो करा नहीं इनकी 10 अपॉइंटमेंट्स होने हैं ना, ये बताया सर 10 कैंडिडेट। हेलो सर प्रणाम, डॉक्टर जेपी श्रीवास्तव बोल रहा हूँ, प्रिंसिपल। दो कैंडिडेट हेलो जो आप कैंडिडेट उनकी। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ श्रीवास्तव जी जेपी। हेलो प्रिंसिपल साहब, भाई सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो प्रिंसिपल साहब अपना माइक म्यूट करो, आवाज आपकी अनम्यूट करो, अपने को अनम्यूट करें प्रिंसिपल साहब, तब आवाज आए। जी सर। मेरी आवाज आ रही सर? आ रही है। ठीक सर, प्रणाम। हाँ एक एक कैंडिडेट का एलएलएम की मार्कशीट और नेट की जी इस समय स्क्रीन पे उससे कहिए फोकस करें, जिससे कि वो रिकॉर्डिंग में आ जाए,
कि एलएलएम की मार्कशीट और उसके डॉक्यूमेंट देखे गए हैं। ठीक सर, हम बोल रहा हूँ। अनिल अब आवाज कुमार क्या जी, है सर? हेलो अनिल कुमार जी, अनिल कुमार जी, आप अपनी एलएलएम की मार्कशीट, फाइनल ईयर जी सर। और नेट की सर्टिफिकेट स्क्रीन पर दिखाइए। कौन सा सर्टिफिकेट सर? एलएलएम की मार्कशीट? ओरिजिनल? हाँ। ओरिजिनल सर्टिफिकेट। थोड़ा ऊपर करिए, अपने और ऊपर करिए। नाम वाला एरिया थोड़ा जिस फोकस कर दीजिए। और थोड़ा पीछे करिएगा तब नाम स्पष्ट दिखाई देगा। ऊपर करिए सर, ऊपर। हमें कुछ देख पा रहे हैं? चलिए, एलएलएम की मार्कशीट फोकस कर दीजिए। एलएलएम की मार्कशीट आप फोकस करिए, इसको हटा दीजिए। बात क्लैरिटी से तो इस पर देख नहीं पाएंगे, आप नाम अपना फोकस कर दो हमें कि आप ही की मार्कशीट है। केवल अनिल जी, अपने अपने नाम को इस तरीके से दिखाई जिससे वो साफ दिखाई दे जाए। किस ईयर में आपने एलएलएम किया और कहाँ से किया है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, हाँ, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ, किस ईयर में किया है? 2014। आपका स्पेशलाइजेशन क्या है? जी, आपका स्पेशलाइजेशन एलएलएम का क्या है? climate change its impact on the human rights. Climate change its impact on the human rights. चलिए त्रिपाठी जी, पूछिए कुछ इनसे। विनोद जी, विनोद जी, सॉरी। हाँ, अरे अनिल जी, अनिल जी, जी हेलो। अनिल जी, आपको आवाज नहीं सर की मिल रही है क्या? सॉरी सर। अनिल जी, जी कैंडिडेट अपना वीडियो तो ऑन करे। सॉरी, सुनाई नहीं दे रहा। वीडियो ऑन करो। वीडियो ऑन है सर। जी अनिल जी, जी आपका क्या पढ़ाना चाहेंगे अगर आपके सिलेक्शन होता है तो? सर, आपका इन्वायरमेंटल, आप कौन सब्जेक्ट पढ़ाना चाहेंगे? इन्वायरमेंटल ला सर। इन्वायरमेंटल ला, अच्छा। तो ये तो एक विषय हुआ, और क्या पढ़ाएंगे? और सर इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ला, कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें तो आप एलएलएम किए नहीं, इन्वायरमेंट में किए हैं क्यों? इन्वायरमेंट में एलएलएम है सर। इन्वायरमेंट में है। इंटरनेशनल इन्वायरमेंट और नेशनल इन्वायरमेंट। दोनों में अंतर बताइए, हम लोगों को जरा समझाइए। जो आप नेशनल और इंटरनेशनल में, इंटरनेशनल लॉ में वेरियस कन्वेंशन, वेरियस कंट्रीज लॉज एंड पॉलिसी एंड कन्वेंशन वीडियो ऑन किए रहिए, एंड वीडियो ऑन किए रहिए, नहीं मानेंगे नहीं। सॉरी सर, वीडियो ऑन किए रहिए। सुनाई नहीं दे रहा। नहीं बताइए, वीडियो ऑन इंटरनेशनल और किए नेशनल में रहिए। अंतर बताइए। आप ही बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है कैसे पता चलेगा? वीडियो, त्रिपाठी जी, वीडियो इनका ऑन है, ये दिखाई दे रहे हैं। ऑन है सर वीडियो। जवाब दीजिए। हेलो हेलो। हेलो
अनिल, आपका नेटवर्क सही नहीं है क्या? सही। सर फोटो आ रही है अनिल जी की। अरे फोटो लेके क्या करेंगे भाई? फोटो तो सबकी आ रही है, फोटो से थोड़ी होगा। आप वर्चुअल किए हैं तो बोलते हुए आवाज सर मिल बोल रही है। रही हो। नहीं तो फोटो तो हमारी भी अब आ रही है, देखिए अब आएगी। जी जी जी, नहीं मिल रही है। ऐसा ऐसा थोड़ी होगा। कैंडिडेट दिखे ना, कैसे बोल रहा है, उसकी क्या बॉडी लैंग्वेज है, सिलेक्शन हो रहा है। वो क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे और किस लैंग्वेज में बोलेंगे, सब मायने रखता है। जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसका उत्तर दीजिए। इसके पहले कहीं पढ़ा रहे थे क्या अनिल जी? नहीं सर, अभी रिसर्च में थे। रिसर्च में? जी, अभी थीसिस जमा किए हैं। अच्छा, किस टॉपिक पर? लीगल फ्रेमवर्क ऑन ई वेस्ट मैनेजमेंट, ए क्रिटिकल एनालिसिस। My thesis topic is legal framework on e-waste management, a critical analysis. सुपरवाइजर कौन? सुपरवाइजर? डॉक्टर अनीस अहमद, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। चलिए, किसी जब तक और से सवाल पूछा जाए, ये राकेश फैल, ये सब वो है, कैंडिडेट्स है ना। चलिए भट्टागर साहब, जब तक दूसरे से ढूंढा जाए, किसी और से बात की जाए। दूसरे को दें, दूसरे को किसको बुला रहे हैं? पहले तो आप सब लोग अपने को अनम्यूट कर लीजिए, आप लोग हमारी आवाज सुन सकते हैं। लेकिन जितना प्रमोद कुमार। तो डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जो केवल बोला उसी का अनम्यूट रहने दिए, नहीं तो बहुत डिस्टर्बेंस आएगा। वही कह रहे हैं। प्रमोद कुमार। कहाँ है प्रमोद कुमार? अच्छा, ये रहे। प्रमोद कुमार जी, आपने कहाँ से पास क्या किया है? नेट क्वालिफाइड है, पीएचडी है, या क्या है आपके पास क्वालिफिकेशन? क्या क्या है आपकी, बताइए। प्रमोद कुमार कहाँ है? तो सिर्फ बोले तो सही। प्रमोद, आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? पहले तो ये बताइए। अरे माइक ही नहीं अनम्यूट किया है तो कैसे सब बोलेंगे? प्रमोद जी, आवाज नहीं जा रही है क्या मैडम की? हाँ हाँ मैम, हम आ रही, बताइए। आ रही है तो ये बताइए, आपकी क्या, अपनी क्वालिफिकेशन बताइए और क्या क्या किया, कहाँ कहाँ से किया, हमको सब बताइए। तो ये हमने LLM इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से किया है और नेट मेरा नवंबर 2017 का है। अच्छा, 17 से लेकर अब तक, और उससे अभी तक आप क्या कर रहे थे? मैम मैं जुडिशरी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। क्या कर रहे हैं? जुडिशियल एग्जाम के प्रिपरेशन। बस जी मैम। 17 से भैया 21 हो गई बेटा। हाँ मैम, पिछली बार मेरा 2 नंबर से रुक गया था मैम। कहीं आप टीचिंग प्रोफेशन वगैरह कहीं किसी में इन्वॉल्व नहीं थे? ये अब आगे से इंटरेस्टेड है मैम। एलएलएम में आपने आपका डिसर्टेशन किस टॉपिक पे गया है? मैम यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में 2013 में मेरा LLM था, तो डिसर्टेशन कंपलसरी नहीं था, तो डिसर्टेशन हम लोग नहीं लिए थे मैम। एलएलएम में क्या परसेंटेज है आपकी? मैम 57.8। 57.8। आपके सब उसमें किया है आपने? आपकी स्पेशलाइजेशन क्या है? स्पेशलाइजेशन मैम स्टार्ट में है। क्या है विनोद, समझ में आया? जी मैम। हमने कहा विनोद, स्पेशलाइजेशन समझो क्या है? टाट बता रहे हैं। ये टॉट में, टॉट पे कोई भाई टॉपिक तो होगा, खाली ऐसे पूरा टॉट पे थोड़ी हो जाएगा। टाट का भी, टाट का महत्व है कि नहीं है? जी मैम। सर टाट का महत्व अब है कि नहीं है? बिल्कुल है मैम सर। नॉन कोडिफाइड लॉ है, अगर कोई ऐसा मैटर जो कोडिफाइड लॉ में नहीं आता है तो उसको टाट से ही गवर्न किया जाता है।
तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी किस केस में निर्धारित की गई थी? स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी कठोर है तो हाँ, तो ये बैलेंस और प्रेशर और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी? जी सर, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी? एब्सोल्यूट लाइबिलिटी एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दोनों में क्या अंतर है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में? सर दोनों में क्या अंतर है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी? स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में सर अपवाद कंसीडर किए जाते हैं, जबकि एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में एक्सेप्शन कंसीडर नहीं किए जाते हैं। पूछिए त्रिपाठी जी। अच्छा, न्यूसेंस क्या है? टॉर्च में न्यूसेंस है कुछ? जी सर, जी मैम। न्यूसेंस क्या मतलब है? न्यूसेंस क्या है टॉर्च में? न्यूसेंस किसी के विधिक अधिकारों में अनुचित हस्तक्षेप किया जाए बिना उसकी अनुमति से, तो उसे न्यूसेंस कहते हैं मैम। इसे विनफील्ड ने डिफाइन किया है। कोई एग्जांपल दे पाएंगे न्यूसेंस का? हाँ मैम, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप कोई पब्लिक कोई रोड है, उस पर आप अगर इंटरफेयर कीजिए या किसी के किसी लीगल राइट में अगर इंफ्रिंजमेंट करते हैं, तो उसके किसी भी राइट में अगर बाधा पहुंचाते हैं, तो वो न्यूसेंस में आता है। चलिए नेक्स्ट कैंडिडेट पे पढ़े क्या भटाका हाँ साहब? हाँ, दूसरे को ठीक है, वो देख लीजिए, फोकस करें। ये मार्कशीट। ब्रजेश कुमार सिंह। अरे भाई, उसको मार्कशीट को गुड आफ्टरनून सर। गुड मार्कशीट दिखाइए, मार्कशीट और वो नेट। हाँ जी सर। प्रमोद जी मार्कशीट है वो दिखा दीजिए। हाँ हमारे जी जी। नेक का सर्टिफिकेट और मार्कशीट सब लोग अपना अपना दिखा दीजिए, हमको दिखे या नहीं दिखे शुरुआत- पता मालूम होना चाहिए। शुरुआत भैया, शुरुआत अपना नाम, अपना परिचय देते हुए कि कहाँ से एलएलएम किया है और नेट किस ईयर में क्लियर किया है, इतनी बात को बताते हुए और फिर अपनी मार्कशीट और नेट का सर्टिफिकेट दिखा दी। प्रमोद जी अपना डिटेल बताइए, जैसे उन्होंने भट्टाका साहब ने कहा है ना, अपना नाम बताइए। नेट नाम प्रमोद कुमार। किस ईयर में किया है और एलएलएम आपने कहाँ से किया और किस सब्जेक्ट में किया है? नवंबर 2017 में किया मैम। इतना फोकस होने लगा। जिसको कहा जाए वही हरेक भाई। हाँ अब दिखा, ये आगे सब बड़ा हो गया, इसी में बड़ा कर लो। ये है रामपाल सिंह, अमित कुमार। ये है किसका है? अमित कुमार सिंह। एक मिनट, सन ऑफ रामपाल सिंह एंड किरण देवी मदर का नाम है। यस मैम। जैसे अभी आप लोगों ने वो बड़ा कर दिया था, ऐसे ही आप सबके डॉक्यूमेंट उसमें कर दीजिए, जिससे कि हम लोग को देख सकें। हाँ पर ये यस भट्टाकर साहब समझ में आ रहा है ना? देख लीजिए। क्लियर है नेट? हाँ भाई कह रही अब ऐसे करने से क्लियर हो रहा है। ठीक, एलएलएम की मार्कशीट दिखा दीजिए। एलएलएम की मार्कशीट, अमित कुमार सिंह, मास्टर ऑफ लॉ, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। अमित जी यस मैम। हाँ, अमित कहाँ है? अच्छा, ऐसे आप हमको प्रमोद जी का और अनिल का भी दिखवा देते तो ज्यादा अच्छा रहता। Actually, ma'am, I have shared the screen. Okay, so through the screen sharing, this is visible to all of you. वही मैं कह रही हूँ कि यही चीज आप बताइए अनिल I जी think को। they have. I think they don't have soft copy in their phone. वो बात आपकी ठीक है बेटा, we will get this soft copy, but the way the method which you are using. Yes. Okay, ma'am. Okay. Mr. Pramod and Mr. Anil also, so that we can see. Okay. I'm just trying to assist all of them. Okay. ठीक।
क्यों अमित कुमार की फोटो नहीं आ रही है? अमित कुमार ने भी अपना वो दिखा रहे थे ना, हाँ ये आ गया अमित कुमार डॉक्यूमेंट्स के साथ। आप बताइए, आपका LLM कहाँ से किस ईयर में है? अमित अमित कुमार बताइए, जी बताइए। पटाना साहब क्या पूछ रहे हैं? अमित कुमार जी बताइए, आपका LLM कहाँ से और कब किया? Good afternoon to all of you, sir. गुड आफ्टरनून। I have completed my LLM from Delhi University from 2015 to 17. Since then what are you doing? From 17 to 21 what are you doing? I was just teaching in Law Center 2 from 2020 as a guest faculty there. Where? In Delhi only? In Law Center 2 Delhi University. Yes. So uska certificate तो you must be having? Actually, that was a contractual work, so I have left that work. I have taken. I was just trying to take admission in any university for a PhD admission. वो बात आपकी सही है that it was a contractual, but इसके बाद still you must be having the certificate, experience certificate, ना? That Of course. But that I have to take that certificate because I had joined that university in 2020, so I have to collect that certificate also. अभी इस वक्त तो आपके पास होगा ना? At present you must be I have a lot of evidence material I can produce. We don't want your lot of evidence materials. I have a joining report. I have yes 1 year. So you were saying that from 17 you are teaching there. अभी you कह रहे only 1 year. Actually, I had joined that university in 2020 as a guest faculty there. Okay, I have completed LLM in 2017. I was just trying for judiciary. After that, I had joined. You want to say that from 17 to 20 you were doing nothing. You were just 17 to 20. Yes. 17 to 20, I was just doing a preparation. Yes. In 2020 you joined this university. Before that you Yes. were from 17 to 20 you were preparation. You were doing Yes. examinations. Okay. Yes. ठीक बड़ा ऐसा 1 साल का अनुभव है, बाकी ये लोग सब लोग कंपटीशन कर रहे हैं, प्रैक्टिस प्रिपरेशन। Yes. पूछो भाई, सवाल पूछो इन लोगों से, क्या पूछना है? राम बकस जी पूछो इनसे। तो आपने किस उसमें किया, सब्जेक्ट बताइए। Actually, I have taken IPR, and currently I am teaching labor law and transfer of property act. IPR में है और टीचिंग कर रहे हो लेवल। Yes. अच्छा, ये ऐसा क्यों है कि इन लोग का स्पेशलाइजेशन कुछ और है, पढ़ाई लोग कुछ और रहे हैं? अच्छा, आपका जो सिलेक्शन होता है तो यहाँ क्या पढ़ाओगे आप? So it is up to college that the basic subject everyone is teaching. Okay. So there are some subjects, example IPR, labor law, administrative law. So if anyone have expertise, then he must teach that subject. अब कॉन्स्टिट्यूशन है या टॉर्ट है या कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये अक्सर होता क्या है कि 10 साल 5 साल आदमी पढ़ता है तो उसको कोई भी पढ़ा सकता है, बट आईपीआर के लिए थोड़ा प्रिपेयर होना पड़ेगा, आपको लेबर लॉ के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस इन द लेबर लॉ आल्सो, इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आल्सो। नहीं, बट भाई you आपने तो जो LLM you have done your LLM, your specialization in IPR, तो you must be master of that because you are holding a master degree. Actually opportunity is very less मैम, बिकॉज आप कहीं भी कॉलेज में पढ़ाते हैं तो जैसे कि रैंडम सिलेक्शन हो, जैसे मैंने लॉ सेंटर में भी पढ़ाया तो वहां पर मुझे रैंडमली लेबर लॉ दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ दिया और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट दिया। सो दैट इज अप टू यूनिवर्सिटी दैट व्हाटएवर सब्जेक्ट दे कैन असाइन यू, बट इन LLM दे मस्ट टेक असेंट और कंसेंट ऑफ द पर्सन। सो व्हाटएवर जनरल आई थिंक एवरीवन कैन टीच इन LLB लेवल इफ यू हैव जेन्युइनली स्टडीड। What do you mean by genuinely studied? भाई जो भी डिग्री Genuinely- कर रहा है वो genuine ही होगा। How can you Actually- say that you are genuine, others are not genuine? Means in masters No, your statement is not correct. That genuinely. What do you mean by genuinely, bhai? means What do you mean by genuinely? there are lot of universities they are not able to produce a good result. That is a not. No. We are not studying just to see. That is not our point of discussion. How can you say that these other colleges are not good? Don't say like But this. not colleges, No, ma'am. आप I'm not saying. I'm not saying. Don't do Okay. it. Don't act too smart. Okay. आप अपनी बात कीजिए। How can you Okay, sorry. इसकी कहाँ डिग्री नहीं मिल रही, कहाँ नहीं मिल रही? How can you say that? Okay. Sorry. अभी आप इतना स्मार्ट दिखा रहे हैं, आने के बाद आप क्या करोगे? It is very wrong. How can नहीं, you say? एक्चुअली मैं जो कहना चाहता हूँ मैम, मेरी बात आप सुनेंगी मैम। एक चीज मैं बोलना चाहता था,
कि थोड़ा सा होता है कि जैसे कि आपने कॉलेजेस में कर लिया, ठीक है, अब मैं पढ़ाने अभी के लिए हाँ आप स्टिक टू योर ओन, बस आप किस कॉलेज में क्या हो रहा है, यू आर नॉट ठीक है, लायबल फॉर ओके आप आ जाए सवाल पूछो इनसे भाई। और आप ट्रांसफर के लिए कहा जाए, यस सर बात बहुत धीमी आ रही है। डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन क्या है? हाँ बताइए। doctrine of election. Actually, in transfer of property, you cannot take a benefit of two rights in one time. This is a doctrine of election and transfer of property. Means if you are enjoying one thing, means if you have any property, then there are two things, and you have to choose one thing. You have to choose one right. Means you cannot enjoy two rights at the same time. Section 35 of the Transfer of Property Act that tells about the doctrine of election. ठीक है, चलो फिर बात। Yes, sir. Please. Sorry. Am I audible, sir? आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है बताना। क्या शुरू से थोड़ा दूसरी। Am I audible? Am I audible, sir? Am I audible? ठीक है, नेक्स्ट कैंडिडेट को ले आइए। Okay. हाँ नेक्स्ट कैंडिडेट दीजिए। ब्रजेश कुमार सिंह। Yes, sir. Good morning, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, madam. गुड आफ्टरनून। पहले तो ये आप ये बताइए कि आपने किस ईयर में नेक किया है और कब एलएलएम कहाँ से किया है, बाकायदा इसके साथ ऑडियो के साथ अपने Yes, madam. Myself, Brijesh Kumar Singh. I did my LLM from Law Faculty, Delhi University in 2012. And same year, in June 2012, I passed NET JRF. 2000 क्या कर रहे हैं आप अभी तक? Sorry, sir. आपने 2012 में एलएलएम किया है? Yes, sir. 9 साल में कहीं पढ़ाया किया? Sir, I was doing research, PhD. I have submitted my thesis, and maybe next month I will be awarded a doctorate of law. पीएचडी के लिए तो 9 साल नहीं लगते, इसके अलावा भी क्या कुछ इतने 9 साल में क्या किया है आपने? Sir, actually, I got admission in PhD in October 2013, and then I took some guest lectures, and I wrote my thesis. And now I am trying to get a job of assistant professor. क्या आपका स्पेशलाइजेशन क्या है कि Sir, it is constitutional law and public international law. कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ? Constitutional law, as I have written dissertation on constitutional law. It is right to food. Right to Food Act 2013. in that dissertation regarding the right to food, the position in India. Right to position, actually after this act it is successful nowadays. This food is distributed by system, even during these corona times. 2 times in a month cereals are distributed, and now position is good that nobody is hungry now, and the requirement is that nowadays still there is requirement of nutritious food, so some steps may be taken for achieving this target to provide nutritious food. कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल से संबंध है? कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल से रिलेट करेंगे आप? Basically article 21 of the constitution, right to life. Without having food, life is not possible. What is that article 21 provides? It provides for
no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law. But whether to right to live with human dignity was decided by the Supreme Court in which case? It is in Menka Gandhi versus Union of India, Supreme Court 1978. Supreme Court held that life doesn't mean only mere existence of life, it includes dignified life. And because of this case, other cases came in which various rights, like right to health, right to environment, etc., right to food, etc., these all rights were included in right to life, that is dignified life. चलिए विनोद जी कुछ पूछना चाहेंगे? What is the difference between Article 19 and Article 21? आवाज जा रही है? Article, yes, sir. I got it. हाँ, Uh, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 में क्या अंतर है? Article 19 provides for liberties like freedom of speech and expression, and making union, and residence, farming, cooperative societies, etc. So these are liberties, and state will not prevent anybody. And but Article 21 is positive rights. ये नहीं है। And आर्टिकल 19 यहाँ नागरिकों के लिए है, आर्टिकल 21 नागरिकों के अलावा दूसरे लोगों के लिए भी है। yes, sir. Person, no person, and Article 19 मैं is for अंतर religion. वो पूछ रहे हैं ना, अब तो उसके बता रहे हैं जो उसका एक्सप्लेनेशन है। Yes, sir. Article 19, 15, 16, 19, and 29. These articles are provided exclusively to citizens, but other articles of fundamental rights are provided to persons, whether citizen or non-citizen. थैंक यू। चलिए दूसरे को बुलवाइए। आशीष यादव। आशीष यादव। Good afternoon, ma'am. Good afternoon, sir. I am Ashish Yadav. I have completed my LLM from Gujarat National Law University in the year 2018. And recently qualified NAT in July 2020. नेट कब का है आपका? Sir, July 2020. जुलाई 2020 वाला नेट है। तो रहने वाले गुजरात के हैं? नहीं सर, डिस्ट्रिक्ट एटा फ्रॉम यूपी। I went to Gujarat only to pursue higher studies. तो दिखाइए जरा अपना वो जो आपका गुजरात का डिग्री और एलएलएम की और नेट की है। ये दिस इज सर्टिफिकेट एंड ये मार्कशीट है। ये नेट का ई सर्टिफिकेट। एलएलएम का आपका स्पेशलाइजेशन क्या है? एलएलएम में सर कॉर्पोरेट लॉ, कॉर्पोरेट बिजनेस लॉ। ये स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स की क्या एप्लीकेबिलिटी या पोजीशन है इंडिया में? कैसे? स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, सॉरी समझ में नहीं आया सर। एग्रीमेंट की डेफिनेशन क्या है? कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट, कैन यू डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट? are you asking about contract, sir?
हाँ Yes, sir. Section 2H of Indian Contract Act defines contract. Contract is an agreement enforceable by law. So what are the requirements for that? There must be an agreement and it must be enforceable. I mean to say it should not be declared void. There must be two parties for an agreement. Parties must be of sound mind and there must be a free consent between the parties. Is there any section which defines what is a contract, conclusively defines all the essentials for an agreement to be enforceable by law? कोई सेक्शन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो इस सारी बातों को एक जगह ला के कहता है? Section 10 contains the essential requirements of the contract. क्या कहता है सेक्शन 10? There must be free consent. Parties should be of sound mind, and a contract should not be either expressly or imperatively barred by any other laws. ये तो आपने ऐसे कह दिया. अगर आप स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे तो क्या आपसे ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि आप एक सेक्शन की पूरी डेफिनेशन को रिप्रोड्यूस कर दें व्हेन यू आर हैविंग अ सेक्शन इन कॉन्ट्रैक्ट? यस सर, की जा सकती है सर, बिल्कुल. क्या है, क्या दे सकते हैं? अभी एग्जैक्टली आई एम अनेबल टू सर टेल. चलिए मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ जी. एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए बिल्कुल पार्टीज को लिबर्टी होती है जैसे चाहे कॉन्ट्रैक्ट कर ले, लेकिन हम रेलवे के द्वारा जर्नी करते हैं या एयर के द्वारा जर्नी करते हैं और उसमें हमें कोई ऑप्शन नहीं होता कि हम कौन सी कंडीशन एक्सेप्ट करें या ना करें. हमें करनी ही पड़ती है. आज के डेट में बहुत सारे ऐप्स डाउनलोड करते हैं और आपको लिखना पड़ता है आई एग्री. अब उस एग्री में क्या टर्म्स कंडीशन है, हमारे पास तो कोई ऑप्शन है ही नहीं. क्या लास्ट में नहीं सुन पाया मैं, क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इतने कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे हैं जिनमें पार्टी को कोई ऑप्शन ही नहीं है, उसे उन टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा. दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट. So what do you understand by standardized contract, and is there any requirement or specification for that? Yes, such type of contracts comes under the head general contracts, standard form of contracts. One-sided contracts, it contains one-sided conditions, but there are rules with regard to such contracts also, that the conditions should be mentioned clearly. It should be visible. Like I have the receipt of dry cleaner, and there is a warning. It contains warning that if nobody comes to take clothes within 15 days, there will be no liability. So, but it should be visible. This is one example. This is a case illustration. What there should be, कुछ reasonableness या कुछ इस तरह की जरूरत होती है उन टर्म्स कंडीशन में. इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स आप उनकी सर्विस एक्सेप्ट कर रहे हैं और अपने कंडक्ट से वो बाइंडिंग हैं. अगर हम उनकी टिकट खरीद रहे हैं और उस पर यात्रा कर रहे हैं तो हमारा कंडक्ट और ये सफिशिएंट है टू बाइंड टू एंटर इनटू सच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. इसमें कहीं रोल नहीं आ रहा. चलिए आगे चलिए, नेक्स्ट बोल आइए. जी, कुछ पूछेंगे भाई? मैडम पूछेंगी? नंदिनी जी चलिए जाने दीजिए दूसरे में. चलिए नेक्स्ट वाला आइए. आवाज नहीं आ रही आप? सलीम खान. म्यूट हो गई आप. सलीम खान. आप म्यूट है इस समय. अब आई सलीम खान. आवाज आवाज. ठीक ठीक. सलीम खान. नमस्कार सर. नमस्कार मैम. सलीम खान, जी मैम. अपना इंट्रोडक्शन दीजिए. सलीम खान बोलिए तो सही. जी मैम. जी सर. बोलिए. बताइए सलीम खान जी, कहाँ से एलएलएम, कहाँ से नेट? सर एलएलबी सीसीएस यूनिवर्सिटी से, मेरठ से. मेरठ से? मेरठ से सर, मेरठ से सीसीएस यूनिवर्सिटी से.
सीसीएस यूनिवर्सिटी से ही। किस ईयर में किया आपने? मेरठ यूनिवर्सिटी से किया? किस ईयर में किया? आपकी आवाज थोड़ी वो है, जरा अपनी ऑडियो क्लियर कीजिए। जी मैम, एलएलएम मैंने मैम मोनार्ड यूनिवर्सिटी से किया है 2015 में, और 2015 में ही मेरा नेट किया है मैम। अभी सर्टिफिकेट वगैरह थोड़ा दिखाइए, कहाँ सर्टिफिकेट स्क्रीन पे लाइए अपनी डिग्री, अपना एलएलएम की मार्कशीट और अपना वो नेट सर्टिफिकेट। जी, एक सेकंड। जी नेट सर्टिफिकेट है मैम, थोड़ा ऊपर कीजिए आप। जी मैम। ठीक है, उनका मार्कशीट कहाँ है आपकी एलएलएम की? अब तो सबसे बाद में क्लियर करेंगे। कितना परसेंटेज है एलएलएम का? कितना परसेंट है एलएलएम में? सलीम जी, आपसे पूछा जा रहा है परसेंटेज कितनी है आपकी एलएलएम में? एलएलएम में कितना परसेंट पाए हैं? 68% सर। 68? जी सर। और स्पेशलाइजेशन क्या है आपका? मैम क्रिमिनल लॉ है मैम। क्रिमिनल लॉ है। पूछो भाई, सब आईपीसी धारा पूछो, 300 दफा 300। क्या नाम है तुम्हारा? नाम आकाश जी। तो धारा पूछ लो इनसे। हाँ, तो आप क्रिमिनल ला रहा है? अच्छा। हाँ। ये जो है अब वो क्रिमिनोलॉजी बदल करके उसको विक्टिमोलॉजी कर दिया गया, क्यों? जी सर। सर आवाज बहुत इको हो रही है सर, क्लियर नहीं हो पा रही आवाज। सर पूछ रहे, मेरी आवाज आ रही है कि क्रिमिनोलॉजी को विक्टिमोलॉजी क्यों कर दिया है? नाम क्यों बदल दिया? क्या मतलब है? हाँ जी सर। विक्टिमोलॉजी से क्या समझते हैं आप? सर क्रिमिनोलॉजी और विक्टिमोलॉजी और क्रिमिनोलॉजी तीनों ही सर एक दूसरे से कनेक्ट हैं, और तीनों ही एक दूसरे के बिना अधूरी है सर। नहीं, कनेक्ट है एकदम जानते हैं, बट हम भी चाहते हैं ना कि उनकी डिफाइन करिए कि विक्टिमोलॉजी से क्या मतलब है आपका, क्रिमिनोलॉजी से आप क्या समझते हो और पिनोलॉजी से क्या समझते हो, तीनों को डिफाइन करिए। और नाम क्यों बदला गया? आजकल जो है सर, जो रिफॉर्मेटिव सिस्टम जो हो रहा है और जो वेलफेयर स्टेट है आज की डेट में, वहां पर क्रिमिनल को क्योंकि रिफॉर्मेटिव मेजर्स देकर के, उसको रिमेडियल मेजर्स देकर के, उसको एक अपराधी न मान करके उसको एक पेशेंट के रूप में माना जाए और उसका जो है ट्रीटमेंट किया जाए, या उसको जो है रिहेबिलिटेशन के द्वारा उसको जो है समाज में दोबारा से पुनर्वासित किया जाए। और जैसा कि जो वेलफेयर स्टेट की जो एक कंसेप्ट है, उसकी जो वो अपनी जो है सच्चाई को वो अपनी जो सही मायने में है वो अपनी प्राप्त कर सके। वो तो एक्यूज से है, विक्टिमोलॉजी क्या है? विक्टिमोलॉजी होते हैं सर, क्या है कि उन पीड़ित के बारे में बताती है जो अपराध से पीड़ित होते हैं, जो अपराध से ग्रस्त होते हैं, जिस अपराध की वजह से जिनको हार्म होता है, इंजरी होती है। विक्टिमोलॉजी उन सभी पीड़ितों के बारे में उनका अध्ययन करती है और उनको जो भी बेस्ट ट्रीटमेंट हो सकते हैं उनके अवेलेबल बारे में जो है उसकी स्टडी करती है, और साथ ही साथ किस तरीके से जो विक्टिम्स है वो तो विक्टिमोलॉजी बेटा, उसका जो नाम है उसी से निकल के आ रहा है। इसका अर्थ बताइए, विक्टिम लॉजी। आवाज बहुत ज्यादा इको हो रही है। पिनोलॉजी सबके डेफिनेशन, सबके मतलब उनके वर्ड्स उसी में से निकल के आ रहे हैं। आईपीसी में आपका स्पेशलाइजेशन है क्रिमिनोलॉजी, पिनोलॉजी और विक्टिमोलॉजी। तो आपको बड़े टिप्स भी मालूम हो जाए, तो बड़ा एलिमेंट चीजें पूछी जा रही हैं आपसे। आईपीसी में
कौन सा सेक्शन है जो माइनर के विरुद्ध अपराधों का वर्णन करता है? आईपीसी में सर जो बच्चों के विषय में जो प्रोविजंस करता है उसकी क्रिमिनल लायबिलिटी के बच्चों के विरुद्ध किए गए अपराधों के बारे में आईपीसी में कोई एक आध सेक्शन बताएंगे? क्यों? अच्छा, निर्भया कांड याद है आपको? उसमें क्या कोई माइनर था? सर इस सेक्शन 82 निर्भया कांड तो बड़ा चर्चित कांड रहा है, सेक्शन ये सबको 82 मालूम है। हाँ ठीक। बताइए। तो सेक्शन सेक्शन 82 तो माइनर के द्वारा किए गए अपराध के बारे में है। अरे वो तो माइनर द्वारा किए गए अपराध के बारे में, माइनर के विरुद्ध किए गए अपराध की बात कर रहे हैं। वो तो माइनर द्वारा किया गया है जो 82 में है। सर मैं क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा हूँ सर, आवाज बहुत इको हो रही है। नहीं जैसे कोई अपहरण होता है, एक माइनर का हुआ एक मेजर का हुआ, तो इन दोनों के अलग अलग प्रोविजन है आईपीसी में। बिल्कुल सर, अलग अलग प्रोविजन है सर। तो कहाँ पे है भाई, किस सेक्शन में? सर सेक्शन 3 चलिए आगे बढ़ा जाए और क्या? दूसरे को बुलाइए। चलिए अपना स्पेशलाइजेशन बदल लो तुम। अपराजित पांडे। हाँ सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। सर मेरा नाम अपराजित पांडे है और मैंने LLM बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ से किया है 2015 में, और नेट मेरा जून 2015 का है। और LLM और उसका नेट का दिखाइए। जी सर। ये तो आपकी LLM हो गया, नेट और दिखाइए। ठीक है, चलिए ठीक है। अब देखो इस विषय में आप सब्जेक्ट बता दीजिए, स्पेशलाइजेशन अपना। हेलो सर, कौन सा विषय वेल प्रिपेयर्ड है जिसके बारे में आप अपेक्षा करते हैं कि आप बहुत कंफर्टेबल और आप पढ़ा सकते हैं अच्छी तरह से? सर क्रिमिनल लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। क्रिमिनल लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। जी सर। चलिए मान लीजिए आपको कोई टॉपिक, जैसे अगर क्रिमिनल लॉ जो मान लीजिए फंडामेंटल राइट्स पढ़ाने हैं तो कैसे पढ़ाओगे क्लास में आप? फंडामेंटल राइट्स जब आप बच्चों को समझाएंगे कैसे समझाएंगे? फंडामेंटल राइट इज प्रोवाइडेड अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 3 भाग 3 में इसका प्रावधान किया गया है, पार्ट 3 में, और ये सेक्शन 12 से लेकर के जनरली और सेक्शन 35 तक है, प्रोवाइडेड किया गया है, जिसमें कि फंडामेंटल राइट्स में हमारे जो है क्या कहते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। इनके बारे में प्रोविजन दिए गए हैं। क्यों राइट सबसे इम्पोर्टेंट तो आपने छोड़ दिया? राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी। जब आप पढ़ाना शुरू करोगे तो आप सेक्शन वाइज पढ़ाओगे, पहले 12 बताओगे कि क्या है, फिर 13 बताओगे, फिर 14 बताओगे। ये थोड़े बच्चों को तो आप तो कंफ्यूज कर दोगे। आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन प्रोवाइड की गई है, और 14 जो है और मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल 13 है, जो कि जहां पर जुडिशियल रिव्यू के बारे में प्रावधान मिलता है, बताया गया प्रोविजन है अंडर आर्टिकल 13 क्लॉज 2, जहां पर जो है कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट का जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। और फिर
Then Article 14, where the right to equality has been provided. Now, उसके बाद इक्वालिटी जो दिया गया है उसको 15 और 16 में एलेबोरेट किया गया है। 15 में बताया गया है कि जो है उसमें 5। अच्छा बस ज्यादा नहीं, आप ये बताइए, अच्छा राइट टू इक्वालिटी क्या है, इसी को डिफाइन कर दीजिए बस। चलिए, सॉरी मैम, राइट टू इक्वालिटी को डिफाइन कीजिए। राइट, नो पर्सन, एवरी पर्सन मतलब मैम इक्वल है, इक्वलिटी कि किसी को ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, क्रीड, सेक्स, इसके आधार पर 5 ग्राउंड दिए गए हैं जिनके आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा सिटीजन में, जो भी सिटीजन है। तो ये राइट टू इक्वालिटी है। एवरी पर्सन शैल बी ट्रीटेड इक्वली, notwithstanding on the basis of religion, race, caste, sex, etc. बताएगा साहब? Now बताएं, बढ़ाएं आगे। भाई अगर ये पूछा जाए कोई एक अनुच्छेद फंडामेंटल राइट में बताइए जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कोई एक को बताइए। फंडामेंटल राइट्स हैं कितने, और उसमें से बताइए कौन सा इम्पोर्टेंट है? कितने फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? the very important provision is judicial review. I'm asking specifically. Sorry sir, Article 32 sir, not hearing properly. भाई वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके बिना सारे अधिकार निरर्थक है, बेकार है? सर वो आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 एक तो ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 226 कोई फंडामेंटल राइट तो है नहीं। वैसे सर 32 है फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 32। चलिए आगे चलिए। चलिए नेक्स्ट कैंडिडेट बुला लीजिए। आदर्श कुमार सिंह। आदर्श कुमार सिंह। जी प्रणाम मैडम। प्रणाम सर। अपना पहले सबसे इंट्रोडक्शन दीजिए, नाम बताइए और आदर्श सिंह बोल रहा हूँ। आई डिड माई LLB फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी, LLM फ्रॉम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ in 2014 and I cleared NET examination in 2013 June. Since that what are you doing? Sorry madam? Since 13 ये आपने 13 में क्लियर किया ना? Since that what are you doing? What were you doing? I am preparing for judicial services examination. Since 13 to 21? Yes madam. 7 साल से कर रहे हो तो HJC कर लो फिर तो। जब 2013 से करते करते 7 साल लगा दिए, 2000 चल रही है। अभी टीचिंग करे हो कि नहीं करे हो लखनऊ में? किस कॉलेज में अप्रूवल है? नहीं टीचिंग करेंगे सर। अभी तक कि नहीं करा? अभी तक नहीं किए हैं सर, ये फर्स्ट टाइम। तो LLM किसमें किया? स्पेशलाइजेशन क्या था आपका? LLM का डिजर्टेशन टॉपिक आर्टिकल 356 इट्स यूजेज एंड मिसयूजेज। बेटा दोबारा बोलो, हमको सुनाई नहीं पड़ा। आर्टिकल 56 इट्स यूजेज एंड मिसयूजेज क्या है ये बताइए। फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट। राष्ट्रपति शासन जिसे सामान्यतः बोलते हैं आम भाषा में, उस पे मैंने किया हुआ है। अच्छा, किस किस ग्राउंड में इमरजेंसी लगाई जा सकती है? नेशनल इमरजेंसी या स्टेट या फाइनेंशियल इमरजेंसी किस, उसके ग्राउंड्स बताइए ना। वार नेशनल का बता रहे हैं सर, नेशनल वार, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म रेबेलियन के आधार पर। ये क्या होता है? एक्सटेंशन एग्रीगेशन से क्या मतलब है आपका? जैसे मान लीजिए पाकिस्तान भारत पे अटैक कर दे। क्या आपको लगता है कि भारत में
सैनिक विद्रोह हो सकता है, आर्म्ड रेवेलियन, इसकी कभी जरूरत पड़ सकती है? हो सकता है, संभव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वैसे अभी फिलहाल नहीं उम्मीद है। बहुत बैलेंस है इंडिया में, संभव नहीं है, लेकिन होने को कुछ भी हो सकता है। तो ये प्रिकॉशनरी मेजर ये रखा गया है। अच्छा, फाइनेंशियल इमरजेंसी कब लगती है? फाइनेंशियल ये इमरजेंसी शुरू से ही रखा गया था या बाद में चेंज किया गया इसे? ये 44th अमेंडमेंट के द्वारा अमेंड किया गया है 1978 में। क्या था पहले, इससे पहले क्या था? पहले था इंटरनल डिस्टरबेंस। ठीक ठीक, गुड। ठीक, चलिए, चलो बेटा नेक्स्ट को बुला लेते हैं। जुनैद अख्तर। जुनैद अख्तर। जी सर। सर आवाज आ रही है? ठीक ठीक आ रही थी। आप एलएलएम और नेट के बारे में बताइए, कब किया है, कब का है? अपने इंट्रोडक्शन दे दीजिए, आपको बताने की सर सर 2020 में कंप्लीट किया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ से। 2019 दिसंबर में हमने नेट क्वालिफाई किया है अपियरिंग में। भाई त्रिपाठी जी से कहो इनका। जी सर। चलिए, जुनैद बताओ। आवाज जा रही है? वो तो जुनैद ही नहीं बोल रहा है। जुनैद ही नहीं बोल रहा है। नहीं, जुनैद आवाज नहीं जा रही है? हाँ, वो तो उसका तो देख के लग रहा है कि भटनागर सर का, मैडम का, उसका 3 का नेट इंटरनेट काम नहीं कर रहा है। अरे भाई संचालक जी, कहाँ गए जुनैद जी? हाँ हाँ, वो 3 लोगों के नेट काम नहीं कर रहे हैं, तीनों। संचालक जी। प्राचार्य जी। जी सर। जी सर, जी सर। जुनैद जी हमसे तो नहीं, जुनैद जी हमसे जुड़े हुए हैं सर। आप मेरे स्क्रीन पे आ रहे हैं जुनैद जी। अच्छा, तो क्या आप ही के पास है क्या? कैंपस में तो अवेलेबल है सर। चलिए जुनैद जी दिखाइए एलएलएम और फाइज जो लिख के आ रहा है सर, उससे उनको जोड़ा गया है। फाइज की स्क्रीन पे जुनैद जी इस समय अवेलेबल हैं। जो फाइज नाम लिखा है उस पे स्क्रीन पे जुनैद जी हैं। नहीं, डॉक्यूमेंट कैसे दिखाएंगे? जुनैद जी, जुनैद जी डॉक्यूमेंट दिखाइए। तो किस लिंक से है मतलब नहीं, वो स्वयं अपने को पेश कर। चलो आगे बढ़ते रहो। तो जुनैद एलएलएम कहाँ से की है? आवाज इनकी आ रही है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ। किस सेशन में? सर क्रिमिनल हमारा सेशन। नहीं, किस सेशन में, कौन सन में? सर 2020 में, सर 2020 में कंप्लीट किया है सर। 2020 क्रिमिनल स्पेशलाइजेशन। जी सर। तो क्रिमिनल लॉ में 2 चीजों को जरा समझाइए, अगर समझा पाऊँ। एक जो ये अपराध की नई परिभाषाएं बन रही हैं, जी सर, जो उसके स्थापित आधारों से भिन्न आधारों पर बन रही है। सर जो अपराध आ रहे हैं, जो सर जो पारंपरिक अपराध से होते हैं उनसे इस तरह से डिफरेंस है तो जो है इसमें जो है फिजिकली इन्वॉल्व न होकर के अपराध किया जा सकता था। नहीं, जैसे सामाजिक और आर्थिक अपराध हैं, उनमें फिजिकल रूप से अगर इन्वॉल्व ना हो तब भी हम अपराध कर सकते हैं, आर्थिक अपराध। आप प्रश्न नहीं समझ रहे हैं। हमारा ये कहना है कि जो
अपराध के तत्व होते हैं जिनको निश्चित किया जा सके। जी। अगर किसी कार्य या लोप को निश्चित नहीं किया जा सकता है जी। तो उसे अपराध नहीं बनाया जा सकता। जी सर। लेकिन फिर भी ये इस समय कई ऐसे कार्य या लोप हो जिसको निश्चित नहीं किया जा सकता है, उसे अपराध बनाया जा रहा है। जी सर। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? सर क्वेश्चन नहीं सुन पा रहा सर। चलिए आरबी पूछिए। तो क्या पढ़ाना चाहेंगे? क्या नाम था इनका? जुनैद जी। जुनैद अख्तर। क्या पढ़ाना चाहेंगे? सर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ा लेंगे, क्रिमिनल लॉ पढ़ा लेंगे। अच्छा, अम्बेडकर जी क्यों प्रसिद्ध हैं? सर ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग किया था सर। नहीं, ड्राफ्टिंग करने में कमेटी के चेयरमैन थे और कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने में इनका बहुत अहम रोल रहा। आप जुनैद और हमारे देश के प्रथम कानून मंत्री भी थे। कब लागू हुआ कॉन्स्टिट्यूशन? लिखा आ रहा है ना नाम? 26 नवंबर सर। नवंबर सर ये अंगीकृत किया था 26 नवंबर 1949 को और 26 जनवरी 1950 को सर ये लागू हुआ। 26 नवंबर को कुछ नहीं लागू हुआ सर? कुछ पार्ट लागू हुए थे सर। अच्छा, कौन सा पार्ट था सर? ये सर की ध्यान नहीं सर। बेटा आपका नाम जुनैद है? जी सर, जुनैद अख्तर मेरा नाम है सर। हमारा मोबाइल जो है वो डिस्चार्ज हो गया, इसलिए दूसरे मोबाइल से कनेक्ट कर रहे हैं सर। हाँ, क्योंकि फैज खान आ रहा है ना, आप उसमें जाएंगे तो फैज खान के नाम से। नहीं सर, वो दूसरे के आईडी से कनेक्ट किए हुए हैं। हमारा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया। तो इसको बेटा क्लियर करो ना, क्योंकि तुम ऑनलाइन तुम फैज खान दिखाए जा रहे हो। अच्छा, कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट में क्या अंतर है सर? जब प्रायर मीटिंग होती है किसी कार्य को करने के लिए, वो कॉमन इंटेंशन होता है। अब कोई काम एक समान कार्य कर रहे हैं लेकिन हमारा जो है कोई प्रायर मीटिंग नहीं सर, तो कॉमन वो प्रायर इंटेंशन होता है, वो सॉरी सिमिलर इंटेंशन होता है। किस सेक्शन में है सर? 34 में कॉमन इंटेंशन को डिस्क्राइब किया गया सर। अच्छा, कॉमन इंटेंशन 34 में है और जी सर कॉमन ऑब्जेक्ट 149 में है। 149 में। जी सर। सब किताब खोले, नीचे परेशान ना हो, है ना? इसके अलावा भी कोई अंतर है इसमें सर? अरे दोनों के में मौलिक अंतर क्या है ये तो आप धारा और उसका बता दे रहे हैं। किसमें? कॉमन इंटेंशन कॉमन ऑब्जेक्ट में? हाँ, ये कोई एलएलबी की परीक्षा नहीं हो रही, टीचर सिलेक्शन हो रहा है, तो मौलिक चीजें बताइए। नहीं सर, किसमें डिफरेंस किसमें पूछ रहे? कॉमन इंटेंशन या कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट में? कॉमन ऑब्जेक्ट में जो मौलिकता है दोनों में उसको बताइए। जी सर, इसमें कॉमन इंटेंशन में सर दो लोगों के बीच में जो है अगर उनका प्राइम मीटिंग हुआ है तो कॉमन इंटेंशन कहेगा, और कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए मिनिमम 5 पर्सन होने चाहिए। चलिए और किसी को पेश करिए, प्राचार्य जी या सर पूछना चाहते? मोहम्मद फैज खान। Good afternoon, all of you. Myself Mohammad Faiz Khan. Hello. हाँ बोलिए। Good afternoon, all of you. Myself Mohammad Faiz Khan. I have completed my LLM from Baba Saheb Bhimrao Ambedkar University, Lucknow, and I have passed LLM NET in 2019 June. This is my NET certificate and this is my LLM degree. By BBAU. Clear? My dissertation on in LLM digital copyright infringement, a comparative study of in France, Canada, USA and India. क्या डिफरेंस है कनाडा और इंडिया में कॉपीराइट्स के मामले में? Copyright in Canada, there is a pass of legal system known as NTD, notice takedown. That means in order to infringement of online copyright, digital copyright infringement in Canada, the owner of the copyright sent a notice to the service provider, and the service provider notice sent to the infringer, and then a panel is
consists of 4 members. They examine the infringer, and if he found guilty, then the service provider of internet can slow the speed of the infringer, and in second and subsequent conviction, the internet connection can be disconnected on the infringement of digital copyright infringement. And देख in के बोल USA, रहे हो, yes sir, देख के बोल रहे हो। no sir, I have less experience of facing interview, sir. देख के बोल रहे हो, तो ऐसा न करो। No sir, 1 second. This is my backside, sir. Sir, I have prepared for interview, and this is my first time to face online, so I have no experience about it. अब तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज से यही लग रहा है हमारा वहाँ कोई जासूस तो है नहीं, या हम लोग फिजिकली प्रेजेंट नहीं है। नहीं सर, भरोसा कर सकते हैं आप। जो तो भरोसा हम कर ही रहे हैं, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज है ये भी तुम्हारी भाषा और भाव भंगिमा दोनों में मैच होना चाहिए। अगर आपकी भाषा और आपकी भाव भंगिमा मैच नहीं कर रही है तो ये तो न्यायाधीश भी जब साक्षी का साक्ष्य लिखता है तो एविडेंस के रूप में आता है। ओके सर, चलो अच्छा आगे बढ़ो, कोई बात नहीं है। चलिए बुलाएंगे दूसरे को। राकेश कुमार। ये लास्ट में इसके बाद बचा है कोई? राकेश कुमार, राकेश यादव। राकेश जी कहाँ से? एलएलएम कहाँ से? आवाज अभी नहीं आ रही है। माइक को अनम्यूट करो, माइक अनम्यूट करिए। आचार्य जी दे उनको करिए, आवाज तो है नहीं। नहीं वो अनम्यूट कह रहा है ना, अनम्यूट करो। राकेश जी अपना माइक अनम्यूट करिए। माइक खोलो, म्यूट करो अपने आप को, अनम्यूट हो। माइक आपका म्यूट पे लगा हुआ है। सिग्नल वो आ रहा है तुम्हारा साइन, इनका खोलो भाई। अब बोल, अब सब माइक पढ़ रहा होगा। अब अगली बार खुद खोल लेना, अगली बार से समझ लो कि कैसे खोला जाता है। तो किसी ने खोल दिया। अरे हमको भी नहीं आता कहीं। नहीं ऐसे सीखना है भाई, अब तो चीजें ऑनलाइन आने लगी है। बट ये तो ऐसा है रामगढ़ जी, हम लोग तो पुराने हो गए, बट अब ये लोग अभी आ रहे हैं तो दे शुड आना चाहिए। अभी हम तो पुराने हुए नहीं, तुम कहाँ से पुरानी हो गई? और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। अरे अभी तो हम भी पुराने नहीं हैं। हाँ तो आपसे कौन कह रहा है? आप तो सबसे ज्यादा यंग हो। तो तभी तो कह रहे हैं कि हम लोग नए जमाने के उद्घाटन कर रहे हैं। बताइए ऑनलाइन इंटरव्यू का। हाँ राकेश जी। जी सर। एलएलएम कहाँ से किया? DDIU बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ से। पूरा पार्टी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के यहाँ से ही आ गई। जी सर। कब किया? 2013 में। 2013 में। और नेट कब हुआ आपका? 2013 का नेट है सर। 2013 में। कहाँ पढ़ा रहे हैं? लखनऊ में किस कॉलेज में पढ़ा रहे हैं? लखनऊ के किस कॉलेज में पढ़ा रहे हैं? तो सिटी लॉ कॉलेज में पढ़ा रहे हैं? सिटी लॉ कॉलेज। सिटी लॉ कॉलेज। क्या पेपर पढ़ा रहे हैं? जी सर। क्या कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं? सब्जेक्ट आईपीसी का कॉन्ट्रैक्ट। चलो भाई राम मगर जी आईपीसी पूछ लो, आईपीसी पढ़ाओ। अच्छा आईपीसी पढ़ा रहे हैं? जी सर। अच्छा तो ये सेक्शन 303 में क्या कहा गया है? जी सर। सेक्शन 303 आईपीसी का क्या रेलेवेंस है? हाँ सर बोलिए। सेक्शन 303 आईपीसी किस विषय से संबंधित है? सर अगर कोई व्यक्ति जो है मर्डर कर देता है और जो कन्विक्टेड है पर्सन वो मर्डर कर देता है तो उसके विषय में बताया जाता है। क्या बताया गया है? सर अगर कोई व्यक्ति कन्विक्टेड पर्सन अगर वो मर्डर करता तो उसको मतलब पनिशमेंट लाइफ पनिशमेंट मिलेगी।
और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो कल्पेबल होमिसाइड में आ जाएगा सर। इसको जो है क्या कहते हैं, आपको आजीवन कारावास भी हो सकता है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। लेकिन अगर कन्विक्टेड अभी क्या ये आईपीसी में है 303 या खत्म हो गया? सर थैंक यू सर। है अगर कन्विक्टेड पर्सन सर कहते हैं कोई मर्डर करता है तो उसके लिए सिर्फ एक ही है कि उसको डेथ सेंटेंस ही दिया जाएगा। मैं पूछ रहा हूँ क्या 303 अभी आईपीसी में है या खत्म हो गया? क्या चीज ये है सर? राम भगत जी जरा थोड़ा सा पढ़ाइए जरा। जी सर। कोई सुसाइड कर लेता है तो उसके लिए क्या पनिशमेंट है? सुसाइड के लिए सर 1 साल का पनिशमेंट है। सुसाइड कोई करता है तो उसके लिए पनिशमेंट है 309 में है सर। 309 है? 309 में सुसाइड के लिए है सर। अगर कोई व्यक्ति सुसाइड करता है हाँ। उसे सजा कैसे दी जाएगी? जी सर। उसे सजा कैसे दी जाएगी? वो तो सुसाइड कर लिया। जी अटेम्प्ट टू सुसाइड। अटेम्प्ट टू सुसाइड जी तो खत्म ही हो गया, उसे सजा ही कहाँ दी जाएगी? चलो ये क्या है? दोनों खत्म हो गए हैं, दोनों के जिंदा रखे हैं। अरे राकेश जी कहीं चले गए? वीडियो हो गया इनका? और कोई कैंडिडेट बचा है प्रजा जी? दूसरे पेश करिए, वो तो समय ही और डाटा दोनों खर्च करेंगे। तो उनको आपके प्रश्न से सब कुछ समझ लिया गया। हाँ प्राचार्य जी कोई और है? 11 कैंडिडेट मेरे हो गए हैं। नहीं और कोई बचा तो नहीं है? हो तो गए हैं, आपको इतना नहीं तो सर। ये करना होगा, नहीं जरूरत होगी। नहीं सर, बचे नहीं है। कैंडिडेट ही नहीं है? अच्छा नहीं सर। तो आप जो है इतनी पोस्ट निकलवाई थी विज्ञापन में कि आपके पास 11 पोस्ट है? हाँ? जी सर, 9 पोस्ट के लिए आवेदन मांगा था। 9 पोस्ट के लिए? जी। अच्छा तो 9 पोस्ट के अलावा 2 क्यों आगे बढ़ा रहे हैं? सर अब कुछ कैंडिडेट ऐसे हो सकते हैं जो मिसमैच कर जाएंगे, कहीं आपकी यूनिवर्सिटी में अप्रूव हो गया तो प्रॉब्लम आ जाएगी। चलिए इसका फॉर्मेट मेल पे भेजिए, इसका जी सर। फॉर्मेट तैयार करके मेल पे भेजिए। मेरे ख्याल से मीटिंग का तो काम पूरा हो ही चुका है। अब इसके जी बाद सर। आप इसके सिलेक्शन प्रोसीडिंग्स और अटेंडेंस वाली चीजें मेल पर जी, जी। भेजिएगा, फिर उसका प्रिंट आउट हम आपको भेजते हैं। ठीक सर, ओके, थैंक यू। चलिए भाई। ठीक, प्रणाम सर। मैडम प्रणाम। सर प्रणाम। आवाज नहीं आ रही, प्रणाम। कुछ नमस्कार करें? सर प्रणाम। मैडम प्रणाम। चलिए नंदिनी जी नमस्कार, फिर मिलेंगे। ऑडियो क्लियर नहीं है, ऑडियो नहीं आ रहा। किसका ऑडियो नहीं आ रहा? आवाज नहीं आ रही ना? नहीं आ तो रही है, सबकी आ रही है। अब काम खत्म हुआ। आप ही आ रही है। मैं ऑडियो किसी का नहीं आ रहा। ठीक है, सभी हाँ।